तो देखिए लास्ट क्लास में आप लोगों को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ओवरव्यू दे दिए थे, है ना, फिगर के साथ सबको लेवल बता दिया गया था कि कौन सा पार्ट का क्या वर्क होता है। सिमिलरली फीमेल के भी रिप्रोडक्टिव पार्ट को बता दिया गया और हर पार्ट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फीमेल बॉडी में वो भी बता दिया गया, है ना। ये दो बेसिक जो चीजें हैं वो बता दी गई। अब एक और बात यहां पर आता है, बात यह है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। अच्छा, ह्यूमन बींग्स की बात अगर करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन जो बींग्स है उसमें मेल गैमेट जो होगा वो स्पर्म ही होगा, है ना, और जो फीमेल गैमेट होगा वो ओवा ही होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर एक ओवा को एक गया तो ये लोग मिल करके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कर देंगे, है ना। अच्छा, स्पर्म जो है वो खुद एक सेल है, उसका न्यूक्लियस होगा, ओवा खुद एक सेल है, उसका एक न्यूक्लियस होगा। जब ये दोनों न्यूक्लियस तो उनको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। ये पर्टिकुलर उसका ऑर्गन पता चलने लगेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फेओटस। क्या बोलेंगे? फेओटस। मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूं तुम लोगों को, एक बार ध्यान देना। क्या है बात? यह है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जब ओवा को यानी ओवा में क्या है? ओवा में न्यूक्लियस है ना। जब ओवा के न्यूक्लियस में क्या होगा? स्पर्म। ठीक है, यहां पर मैंने बहुत सारे स्पर्म बनाया है लेकिन कोई एक ही है जो इस पूरे वॉल को पेनिट्रेट कर पाएगा। अब ये पेनिट्रेट क्या कर पाएगा? मतलब क्या मतलब यहां पे एक लेयर होता है, एक लेयर होता है ना। अब क्या होता है कि ये जितने भी स्पर्म हैं वो पूरा कोशिश करते हैं कि मैं कैसे भी क्या कर जाऊं, इसके अंदर चले जाऊं। लेकिन एक बात ध्यान देना, ये जो स्पर्म है ना, एक बात याद रखना, ये जो स्पर्म है ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग टेल कहते हैं, टेल, है ना। और ये जो पार्ट होता है ना इसको हम लोग हेड कहते हैं। और इस हेड में होता है न्यूक्लियस, है ना। और ये न्यूक्लियस जो होता है ना वो होता है हैप्लॉइड। ये लोग क्या होते हैं? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स लेकर आए हैं। कितने? 23। ये और ये भी फीमेल का है तो ये भी 23। तो 23 मिलकर कितने हो जाएंगे? 46। और एक इंसान में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो वो जो बेबी बनेगा उसके पास क्रोमोसोम्स कितने होंगे? बात समझ में आया? तो ये आधा लेकर आया कहां से? पिताजी से। पिताजी के पास था 46 लेकिन ये कितने लेकर आया? 23 लेकर आ गया, है ना। मदर के पास कितने होते हैं? 46 लेकिन ये ओवा अपने पास कितना रख लिया? अब मुद्दा ये होता है कि सर यही पूरा 46 क्यों लेके आया? तो ऑब्वियस बात, अगर ये 46 लिया था और ये 23 लेके आता तो 46 से ज्यादा हो जाता ना। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? बनाना तो 46 ही है, इसलिए आधा फादर से और आधा मदर से, मैं तुम लोगों को बताया था, याद आ रहा है ना। तो अब ध्यान देना, ये जो स्पर्म है, ध्यान देना, ये जो स्पर्म है वो क्या करता है? इस फीमेल के जो आउटर कवरिंग में आकर चिपक जाता है, चिपकता है, लेकिन ये चाहता क्या है? पेनिट्रेट करना, मतलब अंदर की ओर जाना चाहता है। ये इस न्यूक्लियस तक जाना चाहता है, लेकिन कभी भी अंदर जाना चाहेगा इसका टेल पार्ट नहीं जा पाएगा। टेल पार्ट इसको पूरा धक्का देता है अंदर जाने का। अब एक और बात बता देता हूं, ध्यान से सुन लो। अगर ये लोग पूरा धक्का देगा, अगर जैसे ये क्या हुआ, ये धक्का देकर अगर ये अंदर घुस चला गया, ये अंदर चला गया, ये अंदर चला गया, तो ये वाला पार्ट ना फ्रीज हो जाता है। ये वाला पार्ट अब फ्रीज हो जाएगा, यानी इस पूरे को पता चल जाएगा कि एक स्पर्म का जो हेड है वो आ चुका है। जैसे ही आएगा, अब ये लोग आना भी चाहेंगे, जितना भी ताकत लगा दे, अब ये अंदर नहीं आ पाएगा। जो बाकी जो है, जो स्पर्म है वो पहुंच तो गए। एक तो पहली बात कि जल्दी पहुंच नहीं पाते, पहली बात तो ये पहुंच नहीं पाते। लेकिन अगर बाई चांस बहुत सारे पहुंच भी गए तो उसमें से एक ही इंटर कर पाएगा। और अगर एक इंटर कर गया, मतलब जो पहले इंटर कर गया, जैसे ही इंटर किया ना, तो ये लोग जैसे ये वाला लाइन क्रॉस होता है, ये वाला लाइन क्रॉस होता है, वैसे सारा बजर जल जाता है। बजर मतलब तुम लोग के ग्रुप में बता देता हूं, बजर का मतलब इन सबको पता चल जाता है एक पार्ट क्रॉस कर गया है। जैसे क्रॉस किया पूरा दरवाजा बंद कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है। अब ये कितना भी ताकत भी लगा, इससे ज्यादा भी ताकत लगा जाने के बाद ये अंदर नहीं जा पाएगा, ये अंदर नहीं जा पाएगा। ट्वाइंस के केस में अलग होता है कि एक ही साथ दो इंटर कर गए, दोनों एक ही साथ में, इसलिए एक फ्रीज नहीं हो पाता। और भी बहुत सारी कंडीशन है, अभी हम लोग को ट्विंस के बारे में पढ़ना नहीं है, ठीक है। अभी इसको हटाओ। तो समझ में, जैसे ये इंटर किया तो ध्यान देना, फीमेल का एक सेल न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस, और मेल का न्यूक्लियस, ये टेल रह गया, ये टेल बाहर ही रह जाता है। टेल क्या करता है? बस हेड को मदद देता है आगे जाने के लिए, धक्का देने के लिए। जैसे ये एंटर किया, अब ये दो सेल यानी दो न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस मिलकर के एक न्यूक्लियस बना लेंगे, ठीक है, यानी एक सेल बना लेंगे, है ना। और इस एक सेल को ही हम लोग क्या बोल देंगे? जाइगोट, है ना। अब ये जाइगोट क्या करेगा? अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, यानी ये सब क्या बनाएगा? मल्टीपल सेल्स, है ना। और मल्टीपल सेल्स मिलकर क्या बनाएंगे? टिश्यूज, ये सब बनेंगे। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रायो। क्या बोलते हैं? एम्ब्रायो, है ना। और यही एम्ब्रायो मतलब ये जो नंबर ऑफ टिश्यूज है, मतलब ये बहुत सारे टिश्यूज बनते जाएंगे, सेल बहुत सारे आपस में मिलते जाएंगे। जब एक समय ऐसा आएगा कि ये एक बच्चे का हमको बॉडी दिखने लगेगा, पर्टिकुलर उसका हाथ दिखने लगा, उसका आंख दिखने लगा, मतलब ऐसा अगर बॉडी ऑर्गन का पार्ट पता चलने लगेगा तो हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है? ये है फेओटस। क्या है? फेओटस, इसी को बोलते हैं। बात समझ में आया? जनरली यही बोला जाता है कि अगर बेबी का फॉर्मेशन होगा तो सबसे पहले क्या बनता है? हार्ट। सेकंड केस में बनेगा ब्रेन, उसके बाद पूरा बॉडी डिसाइड होता है। बात समझ में आ रहा है? सबसे पहले हार्ट बनता है
और जैसे ये दिल का धड़कना शुरू हुआ मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट है, प्रोडक्शन स्टार्ट है। मतलब अगर ऑर्गन की बात की जाए तो सबसे पहले ऑर्गन कौन सा बनता है? हार्ट बनता है किसी बेबी में। बात समझ में आया? किसी भी इंसान का जो उत्पत्ति हुआ है अगर उसको अगर बोला जाए सबसे पहला ऑर्गन जो बना है वो क्या बना है? हार्ट बना है, उसके बाद उसका ब्रेन बना है। ठीक है, अब हम लोग और भी इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब ये तो वो फर्टिलाइजेशन, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस, स्पेशली ये वाला प्रोसेस, इस प्रोसेस को ध्यान देना, ये जो प्रक्रिया है इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को ही जब मेल का गैमेट फीमेल के गैमेट से मिल जाता है, फ्यूज हो जाता है, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? फर्टिलाइजेशन। बात क्लियर है? अच्छा, फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है ना? एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल, और एक होता है एक्सटर्नल, है ना? अच्छा, इंटरनल मतलब पेट के अंदर, शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाए, है ना? शरीर के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो उसको हम लोग इंटरनल बोलेंगे, जो कि ह्यूमंस में होता है या एनिमल्स में भी होता है। ठीक है, एनिमल्स में, है ना? कौन से एनिमल? बड़े एनिमल्स, ठीक है, हायर एनिमल्स, मतलब लोअर नहीं, है ना? लेकिन जो एक्सटर्नल रहता है ना, यानी शरीर के बाहर जन्म दे रहे हैं, तो वो क्या होता है? जनरली एक्वेटिक एनिमल, जो पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, है ना? नॉर्मली इसके एग्जांपल दें तो टोड्स, टोर्टोइस, ये सब जो हैं, ये लोग क्या करते हैं मैं बताता हूं, इनका मैं बताता हूं। अच्छा, इंटरनल पता चल गया। देखो, कोई भी मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, इंटरनल मतलब जो कोई बेबी आया तो मां के पेट से आया, मतलब अंदर से आया, शरीर के अंदर से है, तो कोई अंदर से आ रहा है, इसका मतलब कौन सा फर्टिलाइजेशन हुआ होगा? इंटरनल, बॉडी के अंदर ये सब हुआ होगा। ये जितनी भी घटना हो रही है वो क्या हो रही है? बॉडी के अंदर, है ना? और सारी घटना बॉडी के बाहर हो जाए, बॉडी के बाहर, तो वैसे फर्टिलाइजेशन को क्या कहेंगे हम? एक्सटर्नल। अब तुम लोग के मन में ये क्वेश्चन उठेगा कि सर इंटरनल तो फिर भी लगभग पता है कि कैसे हो रहा है, लेकिन एक्सटर्नल में कैसे, है ना? तो देखो होता क्या है, होता ये है कि जो मेल टोड या फीमेल टोड्स होते हैं, यानी कहने का मतलब वो जो बोल सकते हैं ये मेंढक होते हैं जो, है ना? मेंढक, कछुए, ये सब जो होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? जो मेल कछुआ है, मेल, वो अपना स्पर्म ना पानी में डाल देता है, उसका स्पर्म जो है पानी में डाल दिया, ठीक है? स्पर्म जो है उसका पानी में आ गया, ठीक है? और जो फीमेल कछुआ है या फिर फीमेल जो टॉर्टोइज है या फीमेल फ्रॉग है, टॉड्स है, ये लोग जो एग है ना वो भी पानी में दे देते हैं। देखो, फीमेल का जो गैमेट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग, वो कहां गया? पानी में, उसके बॉडी से बाहर। और जो मेल का हम लोग गैमेट कहते हैं, है ना, उसको क्या बोल रहे हैं? स्पर्म। यानी अगर टोड की बात करें, हम फ्रॉग की बात करें, तो वो कहां दे दिया? पानी में। अब पानी में ये मेल का स्पर्म फीमेल को ओवा से क्या हुआ? पानी में मिल गया, पानी मिल गया। अब बताओ, क्या इसको कोई पेट की जरूरत पड़ी? क्या शरीर के अंदर था? शरीर के बाहर था। लेकिन एक स्पर्म को एक ओवा मिल गया और इसमें फ्यूज हो गया, तो हो सकता है ना क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। अब यहीं से एक छोटा मेंढक का बच्चा का जन्म होगा, यहीं से। बात समझ में आ रहा है? यहीं से जन्म होगा। तो ये शरीर के अंदर नहीं हुआ, पेट के बाहर हुआ, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो शरीर के अंदर हो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो शरीर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आया है? बात समझ में आया ना? एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए, क्या डाउट है तुरंत पूछिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए, फिगर कुछ इस तरीके से है, देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ये मत सोचना अच्छा क्यों नहीं बना, आपको खुद पता है कि मैं अच्छा ड्राइंग नहीं जानता हूं, ठीक है? आप बस समझें कि कौन सा चीज क्या है, ठीक है? ये क्या है? ये ओवरी है, ठीक है? ये आपका ओवरी है, इसको हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये जो पार्ट आ रहा है, ये क्या रहा है? हमारा यूट्रस, है ना? ये क्या है? सर्विक्स। ये है वेजाइना। बात समझ में आ गया? ये सारी बातें हम लोग को पता चल गई, ठीक है? जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या, हम लोग ये जानते हैं कि जो एक बेबी गर्ल होती है, तो बेबी गर्ल में बचपन में ही इस जो ओवरी है ना, ये जो ओवरी है, इस ओवरी में बोल सकते हैं 1 लाख 10 लाख इतने मात्रा में एग्स होते हैं, है ना? लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होते जाती है, ये जो एग है ना, वो मैच्योर या फिर हैच होते चले जाते हैं, खराब होते चले जाते हैं, है ना? जब ये पूरी तरीके से मैच्योर होना स्टार्ट ही होते हैं, तब उस समय उनके पास लगभग लगभग ऐसा बोला जाता है कि 10,000 से लेकर 1,000 के बीच में एग रहता है, एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है? तो इतने रहते हैं। अब क्योंकि हम जानते हैं फीमेल में प्यूबर्टी जो होता है वो 11 से 14 ईयर्स के बीच में स्टार्ट हो जाता है, 11 to 13 ईयर्स जनरली बोले, है ना? इस एज में क्या होता है? प्यूबर्टी पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाता है। तो जिससे प्यूबर्टी स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि जो एग है ना, एग जो पहले से रखा हुआ है यहाँ, एग, ये सब जो एग रखा हुआ है, एग क्या है? फीमेल का गैमेट है ना? फीमेल का गैमेट। अब ये क्या होने लग जाता है? यहां से मैच्योर होना शुरू हो जाता है। बचपन में ये देखो, एक बात ध्यान देना, मेल में जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस होते रहता है, ध्यान देना, प्रोडक्शन का मतलब नहीं होता है, बनता रहता है ना? अगर 11 से नीचे अगर जाए और किसी बच्चे का अगर देखा जाए तो उसमें स्पर्म बनता ही नहीं है, टेस्टिस रहेगा लेकिन स्पर्म बनेगा ही। कब बनेगा? 13 या 14 ईयर्स के बाद बनना शुरू होगा। और ये कब तक बनेगा? ये पूरी जिंदगी भर बनेगा। हाँ,
आगे जाकर यानी 60 साल 70 साल के बाद वो स्पर्म में ताकत नहीं रहेगा, है ना, बहुत कमजोर हो जाएगा वो स्पर्म, ठीक है। ये प्रोडक्शन मतलब मेल में प्रोडक्शन होता है, लेकिन फीमेल में प्रोडक्शन नहीं होता, प्रोड्यूस होकर पहले से रखा हुआ है, बचपन में ही वो प्रोड्यूस होकर रखा हुआ है। अब क्या होगा, इस एज में ये मैच्योर होगा, मैच्योर का मतलब ये बड़ा होगा, है ना, इतना ताकत आ जाएगा इसके पास कि एक ये न्यू यंग वन को, न्यू प्रोजनी को लाने में सक्षम हो जाएगा। अब जब कोई बच्ची, है ना, जनरली जो एडोलेसेंस पीरियड में आ गई है 11 से लेकर 13 इयर्स में, जब प्यूबर्टी उसका स्टार्ट हो गया है, तब समझ लो कि उसका एग जो है वो मैच्योर होने लगेगा। और जैसे ही एक मैच्योर होगा यहां पर एग, वो एग क्या करेगा, ये जो हमारा फेलोपियन ट्यूब है जिसको हम लोग ओविडक्ट बोलते हैं, वो इसे कंसीव कर लेगा, रिसीव कर लेगा। और जैसे यहां से ये एग निकल करके यहां आ जाएगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे ओव्यूलेशन। क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन, है ना, मेरी बात को ध्यान समझ रहा। अगर ये एग ओवरी से निकल करके फेलोपियन ट्यूब, एक बात ध्यान देना, इसके बीच में गैपिंग है, ये बीच में गैपिंग है, पकड़ा हुआ नहीं है, लेकिन वो उसको पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए, रिसीव करने के लिए वहां पर है ये फेलोपियन ट्यूब, और ये एग है। तो यहां से जैसे ही निकलता है, डिस्टेंस बहुत कम रहता है, लेकिन यहां से करके निकलता है, वो इसको क्या करता है, रिसीव कर लेता है। बात समझ में आ रहा है, वो उसको क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है। इस प्रोसेस को, यहां से निकलकर जैसे यहां पहुंचा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, ओव्यूलेशन। बात समझ में आ गया। हाँ, अब यहां पर आ गया, आप ध्यान देना, यहां से यहां तक आने में, ध्यान देना, यहां से यहां तक आने में लगभग 28 डेज लग जाते हैं, 28 डेज, है ना, ये 28 डेज है मैच्योर होकर यहां तक पहुंचना है। अब यहां पर केस स्टार्ट होता है क्या, कि स्पर्म को इस वेजाइना से होते हुए, इस वेजाइना से होते हुए, यहां नहीं, यूट्रस तक नहीं, फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचना, फेलोपियन ट्यूब तक, यानी ये एग यहां से आएगा और स्पर्म को यहां से होते हुए यहां तक पहुंचना होगा, एग्जैक्ट इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, इस एरिया तक, इस एरिया के बाद अगर स्पर्म यहां पहुंच गया और ये एग इसको यहां मिल गया और स्पर्म यहां पहुंच गया और ये लोग दोनों क्या हो गए, मिल गए, तो हो जाएंगे फर्टिलाइज्ड। और जब फर्टिलाइज हो जाएंगे तब जाकर समझ लो कि यही एग मिल जाएगा और फिर वो यहां पर आकर रिसीव होकर के क्या बनाएगा, वो बनाएगा मिलकर जाइगोट, यानी जाइगोट यहां बनेगा, यही नहीं बनेगी, वहां मिल जाएगा वो लोग। बात समझ में आ रहा है। और उसके बाद नीचे आकर के वो लोग अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब देखो पूरी कहानी को समझो, होता ये है, मेरी बात को ध्यान समझना, मैं दोनों केस को एक ही साथ बताऊंगा, ठीक है, कि जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तब क्या होगा और जब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तब क्या होगा, दोनों फेज में। तो पहले फर्टिलाइज तुम लोग को पता चल गया क्या, कि जब स्पर्म यहां से चला, स्पर्म यहां से चला और यहां तक पहुंच गया और एग यहां से चला था और यहां पहुंच गया, ये लोग क्या हो गए, आपस में म्यूट हो गए, मतलब फ्यूजन हो गया इनका, है ना, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से क्या हो गया, फ्यूजन हो गया, मतलब इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन, है ना, और मिलकर क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जैसे ही हुआ समझ लो वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाएगी, है ना, वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई, यानी एग क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया, एग को क्या मिल गया, एग को मिल गया स्पर्म जो चाहिए था, है ना। अब तुम लोग सोचोगे सर यहां से यहीं तक तो पहुंचना है, क्या ताकत नहीं, हालत खराब हो जाता है, करोड़ों करोड़ों जो स्पर्म है वो निकलते हैं, लेकिन बेचारा उतनी दूर तक सिर्फ एक ही पहुंच पाता है, सिर्फ एक ही पहुंच पाता है। और अगर मान लो 3-4 पहुंच भी गया तो वो जो पेनिट्रेट जो करना है वो एक ही कर पाता है। 3-4 लगे हुए हैं कि मैं जाऊं, लेकिन जो पहले जैसे इंटर किया, बाकी सबके लिए क्या हो जाता है, वो जो वॉल होता है वो स्टक हो जाता है, एकदम बंद हो जाता है रास्ता पूरी तरीके से, और जो रेस्ट है वो लोग खत्म, उनका लाइफ स्पैन तो बहुत कम है, ज्यादा दिन तक भी तो उनका जीवन नहीं है ना, आधा घंटे के अंदर 15 मिनट 2 मिनट तक का टाइम होता है उनके पास, है ना, वहां तक पहुंचने के लिए। तो ये बात कब हुआ, जब एग और स्पर्म क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया। ये केस था कब, कि जब एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो क्या होगा, पता चल गया, किसी को डाउट है, मैं ही पढ़वाऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कि जब एग आर नॉट फर्टिलाइज्ड, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब मान लो कि फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो तुम ये सोचो कि फर्टिलाइज कब नहीं होगा, फर्टिलाइज तब नहीं होगा जब स्पर्म यहां पहुंच ही ना पाए, तो ये बोलेंगे अनफर्टिलाइज, है ना, नॉट फर्टिलाइज बोलो या अनफर्टिलाइज बोलो, दोनों का सेम हो गया, है ना। अनफर्टिलाइज मतलब अनफर्टिलाइज का मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इसका मतलब क्या हुआ, कि एग को स्पर्म नहीं मिला, और एग को स्पर्म क्यों नहीं मिला, ऑब्वियस सी बात है, स्पर्म वेजाइना के द्वारा आया ही नहीं, तब इस केस में क्या होगा। लेकिन अब ध्यान देना, होता क्या है, जब यहां से एग निकलता है, जब ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है, जब यहां से एग निकलता है ना, जैसे यहां पर आया सिग्नल यहां तक पहुंच जाता है, यहां तक क्यों पहुंचता है, जैसे यहां तक सिग्नल पहुंचता है तो ये वाला जो पार्ट है इसको एंडोमेट्रियम पार्ट बोलते हैं। वैसे इसमें 3 लेयर होते हैं, है ना, 3 लेयर होते हैं, लेकिन अभी हम लोग को सिर्फ अंदर वाला पार्ट समझना है, एंडोमेट्रियम के बारे में समझना है ना। तो ये जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम, है ना, एंडोमेट्रियम को पता चल जाता है कि एग यहां आ गया। अब ये लोग आगे का सोचने लग जाते हैं, क्या आगे का सोचने लगे, ये लोग सोच रहे थे कि अगर यहां एग आ गया है इसका मतलब ये एग क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा,
है ना। और इसी खुशी में ये लोग जानते हैं कि अगर एक फर्टिलाइज होगा इसका मतलब क्या है, न्यू प्रोजेनी। और न्यू प्रोजेनी का मतलब क्या है कि हमको उसको क्या करना होगा, नरिशमेंट देना होगा। अब उस नरिशमेंट के लिए ये लोग क्या करता है, पूरे बॉडी से ज्यादा ब्लड को मंगवाने लगता है। अभी बता रहा हूं सर, बात सुनो। जैसे ही यहां से ओव्यूलेशन का प्रोसेस हुआ, यानी एग यहां पर आया, पूरा इंफॉर्मेशन एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस वॉल तक, ये जो वॉल है यूट्रस वॉल है ना, और एंडोमेट्रियम, इनको आगे ये लोग सोच लेते हैं, 2 कदम आगे सोच लेते हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि एग यहां पर आ गया है ना, तो एग फर्टिलाइज होगा ही होगा। और एग फर्टिलाइज होगा इसका मतलब क्या है कि इसमें एक न्यू प्रोजेनी है, और न्यू प्रोजेनी है तो उसको हमको अच्छे से रखना है, उसको नरिशमेंट देना है। उस कारण ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पूरे बॉडी से ब्लड मंगवाने लग जाते हैं। क्यों ब्लड मंगवाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा ब्लड यहां पर आएगा उतना ज्यादा नरिश कर पाएंगे हम लोग किसको, इस एग को, है ना। और ये जो वॉल होता है ना वो स्पॉन्जी हो जाता है, क्योंकि इसमें टिश्यू फॉर्मेशन बहुत तेजी से हो जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है ना, टिश्यू फॉर्मेशन होने लग जाता है, ये मोटा होने लग जाता है ये वॉल। सिर्फ क्यों, क्योंकि ये लोग यही अज्यूम कर रहे हैं, ये लोग यही अज्यूम कर रहे हैं कि ये एग यहां पर आएगा, आने के बाद हम लोग यहां पे इसको क्या करेंगे, नरिश करेंगे, और उसके बाद इसको हम लोग फ्लोटस में कन्वर्ट कर देंगे। ये लोग यही सोच रहे हैं। अब ये लोग ये नहीं जान रहा है, ये लोग ये नहीं जान रहा है कि यहां से स्पर्म भी पहुंचना इंपॉर्टेंट है। वो लोग ये जान गए कि यहां से एग आ गया, तो एग आ गया तो सोचता है एग आ गया है, आने में टाइम लगेगा, इसलिए काम शुरू कर दो। जैसे एग्जांपल समझाते हैं, जैसे क्या होता है, मान लो गांव में कोई चाचा रहते हैं, चाचा घर में कॉल कर दिए तुम्हारे घर में, है ना, हम आ रहे हैं। जैसे ही ये बात घर वाले को पता चला तो बस घर का झाड़ू पोछा ये वो सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। होता है कि नहीं, जनरली ये ले आओ वो ले आओ वो ले आओ, सब कुछ हम लोग करना शुरू कर देते हैं। हम लोग यही सोचते हैं कि आएंगे तो इतना सारा खाएंगे। बात अलग है कि वो आए तो बोले कि नहीं मेरा पेट खराब, हम नहीं खा पाएंगे, वो दूसरी बात है। लेकिन हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, हम लोग तो यही एज्यूम कर रहे हैं ना कि भर पेट खाएंगे, वो हर तरह का उनके सामने 72 व्यंजन लगा देंगे हम लोग, खाइए, वो देख के बोलेंगे पेट मर गया। बात समझ, कहने का मतलब क्या है कि अभी मेहमान आए नहीं लेकिन हम लोग तैयारी में लग गए। अगर मान लो उनके आने का दो घंटा बाकी है, 1 घंटा, उसी समय कॉल कर दें हम नहीं आएंगे, अंदर में तो पूरा आग लग जाता होगा, इतना सारा काम किए उनके लिए और वो बोल दिया कि हम नहीं आएंगे। बहुत दुख लगता है। एकदम केस यहां पर वही चीज है, एकदम केस यही है। होता यही है कि जैसे यहां पता चला मेहमान आने वाला है, अब मेहमान आने वाला है भाई, तो फिर सारा बंदोबस्त किया जाता है, यानी पूरे सेल को मंगवा दिए जाते हैं, हर ज्यादा सेल्स को टिश्यूज बनाना शुरू कर दिया जाता है बहुत तेजी से, है ना, ये स्पॉन्जी हो जाता है ना। अब यहां से ये आ ही रहा है, इनको भी नहीं पता कि स्पॉन्ज भी नहीं। अब जैसे ही यहां पर आया, यहां आने के बाद वो एग यहां पर आता है, तब बोलता है कुछ नहीं ठेंगड़ा, स्पर्म तो मिला ही नहीं। अब स्पर्म मिला ही नहीं तो नरिश किसको करेंगे, ज़ायगोट तो बना ही नहीं है, ज़ायगोट यहां बना ही नहीं है। अब ये लोग आपस में ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना, आपस में ये लोग क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और ये जो एग है ये एग हैच हो जाता है, टूट जाता है। और ये टूटने के कारण क्या होता है कि ये सर्विक्स के द्वारा होते हुए, सर्विक्स से होते हुए वजाइना से बाहर निकल जाता है। तो जब ये लोग सोचता है कि जब मेन मटेरियल ही निकल गया तो हम लोग रह करके भी क्या कर लेंगे, तो ये लोग भी जो है, ये लोग बैड ब्लड की तरह ये लोग भी इस एग के साथ बाहर निकल जाते हैं, और इसी को हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, या हम लोग पीरियड्स कहते हैं। पीरियड्स का आना या मेंस्ट्रुएशन साइकिल होना, वो इसी को कहते हैं। बात समझ में आया, यानी ये क्या हुआ, ये एंडोमेट्रियम से क्यों पूरी तरीके से पफ हुआ था, ये सिर्फ इसलिए हुआ था कि एग आएगा हम उसको नरिश करेंगे। लेकिन यहां पर बाद में पता चलता है कि इसको स्पर्म तो मिला ही नहीं, और जब तक स्पर्म मिलेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, फर्टिलाइजेशन मिला नहीं तो ज़ायगोट बना नहीं, ज़ायगोट बना नहीं तो फ्लोटस बनेगा ही नहीं। तो जब इसको कुछ करने को नहीं मिला तो ये जब हैच हो जाएगा, ये टूट जाएगा, बर्बाद हो गया एक तरह से, समझो। बात समझ रहा है, वो एक तरह से क्या हो गया, बर्बाद हो गया। क्यों, क्योंकि अगर इसके अंदर स्पर्म होता तो इसके पास ताकत होता, वॉल को नहीं टूटता। लेकिन अब इसके अंदर में स्पर्म है ही नहीं, तो ये टूट जाता है। क्योंकि ये जो सर्विक्स है अभी हम बहुत चौड़ा बना दिए, लेकिन तो एकदम सक्रिय रास्ता होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये हैच हो जाता है। और जैसे ये टूटता है तो इसके साथ साथ जितने लोग भी हैं जो बैड ब्लड है, या बोल सकते हैं ये जो टिश्यूज बना था, है ना, वो सारे ब्लड को क्या कर देता है, शट ऑफ कर देता है। जब आम रहेगा नहीं तो इमली रख के क्या करेंगे, वो भी बैड ब्लड के द्वारा क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है ना। और ये जो होता है ना, वो लगभग 2 से 6 दिन लग जाता है ना। ये जो प्रोसेस जो होता है इसमें 2 से 6 दिन का प्रोसेस लग जाता है, और एक थोड़ा सा ना बोल सकते हैं थोड़ा ज्यादा ही पीड़ादायक होता है, पेनफुल होता है ना। ये बॉडी से रिलीज होना बैड ब्लड के द्वारा, ये फीमेल के बॉडी में ये लगातार होते रहता है, उनके लिए पीड़ादायक है, ये सही नहीं है उनके लिए। लेकिन ये अगर हो भी रहा है तो भी सही बात, क्यों, क्योंकि बॉडी सही से काम तो कर रहा है। अगर ये ना हो तो अलग प्रॉब्लम, क्योंकि ये एक ऐसा चक्र है जिसका चलना बहुत जरूरी है, जिसका चलना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर फर्स्ट मंथ यहां से ओव्यूलेशन हुआ है तो दूसरे मंथ यहां से होगा, फिर तीसरे मंथ यहां से होगा। मतलब जब 28 डेज हो जाता है ना, 28 डेज, यहां पर 1 दिन तक ये एग जीवित रहता है। 28 डेज हो चुका है, मतलब मरने का समय है तो हो गया है, लेकिन फिर भी 1 दिन जीवित रहता है कि अब स्पर्म आ जाए और मेरे को डिफ्यूज कर जाए। लेकिन वो 1 दिन यानी 24 आवर तक रहेगा वहां पर, वो अलाइव, जिंदा रहेगा। यहां पर अगर वो 1 दिन में आ गया
29th डे में, समझ लो 28 डेज तक ही होता है, लास्ट एक जो डेज होता है वो तब भी जीवित रहता है। अगर इसमें आ गया तो ये फिर उस एक दिन में भी क्या होने लगेगा, प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर उस 29 को भी नहीं मिला तो ये यहां पर आ जाएगा और उसके बाद सारे लोग रूठ जाएंगे। बात समझ में आया? तो इस पूरे जो केस हुआ ये कब होता है, जब एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है ना। और इस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। बात समझ में आ रहा है? अगर फर्टिलाइज हो जाता, मैं क्या बोला, अगर फर्टिलाइज हो जाता तो ये एग के साथ क्या होता, स्पर्म होता, यानी जाइगोट यहां पर आया हुआ है ना, जाइगोट यहां पर आया। अब क्या करेगा कि ये जो एग है ना, यानी ये जो बोल सकते एक सेल है, उसको ये एंडोमेट्रियम अपने अंदर खींच लेगा, अपने अंदर, है ना, ये अपने अंदर खींच लेगा, मतलब ये चला जाएगा इधर, ये एग आ जाएगा यहां, जब कब फर्टिलाइज हो जाएगा तब। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे इम्प्लांटेशन। हाँ, इम्प्लांटेशन, सॉरी, हाँ इम्प्लांटेशन। बात समझ में आया? इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होगा कि जब ये जो एग है वो फर्टिलाइज होकर कहां पहुंच चुका है, यहां पहुंच चुका है। बात समझ में आ रहा है? जब यहां से यहां जाएगा तो ओवल्यूशन, है ना, जब यहां पर आ जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, इम्प्लांटेशन। और जब यही अब एग 9 मंथ तक यानी 38 वीक्स तक फीमेल के बॉडी में रहेगा, यानी कहां पर रहेगा, यूट्रस में रहेगा, पेट में नहीं रहेगा, यूट्रस में, इसी को बोलते हैं वॉर्म, गर्भाशय, गर्भाशय, ठीक है। और यहीं पर 38 वीक्स मतलब 38 वीक्स मतलब 9 मंथ ये यहां पर रहेगा। और यही ये जो 9 मंथ का जो समय लगा, ये 9 उसको हम लोग बायो के लैंग्वेज में गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड। और यही 9 मंथ में ये जो जाइगोट है ये बनेगा, पहले क्या, ये बनेगा एम्ब्रायो, और वही फिर जाकर बनेगा, मतलब समझो कि 6 से 7 मंथ में, है ना, तब जाकर फ्योटस बनेगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ, जब ये बन जाएगा ना, यहां पर ध्यान देना, जब ये यहां पर बन जाएगा, बनने के बाद ध्यान देना, जैसे ये मान लो कि ये मदर का ये एंडोमेट्रियम वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है एंडोमेट्रियम, ठीक है। यहां पर ये एग, अब एग के अंदर अब धीरे धीरे क्या होने लगा, मान लो ये एग अभी समझ, ठीक है। एंडोमेट्रियम के जस्ट यहां पर ये वाले पार्ट पर होता है प्लासेंटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्लासेंटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्लासेंटा। और प्लासेंटा से एक एक वायर के जैसा कोड उस बेबी के नेवल से जुड़ा रहता है, नाभि से, नाभि से। देखो कि कोई बच्चा जन्म होता है ना तो नाभि का काट दिया जाता है, तो वो जो ये कोड है इसको बोलते हैं एम्बिलिकल कोड, ठीक है। इस कोड को क्या बोलते हैं, एम्बिलिकल कॉर्ड, है ना। और ये जो प्लासेंटा है ना, ये क्या करता है, ये मदर का ये वाला पार्ट है, बाहर वाला पार्ट, यहां से। अब मदर के पार्ट से जितना भी नरिशमेंट है, जो भी मम्मी खाई होगी, जो मम्मी खाई होगी, वो खाना किसमें कन्वर्ट हुआ होगा, एनर्जी में। वो एनर्जी इस प्लासेंटा पे आता है, और प्लासेंटा क्या करता है, इस कोड के द्वारा उस बेबी तक पहुंचाता है, और फिर वो बेबी उस नरिशमेंट को लेता है। फिर उसको, उसका जो गंदगी होगा वो गंदगी भी कहां आएगा, इस कोड के द्वारा प्लासेंटा, फिर प्लासेंटा से मदर के वेस्ट मटेरियल के साथ वो मिलकर के बाहर निकल जाएगा। बात समझ रहा है? जैसे तुम लोग ध्यान देना, कभी गौर किए होगे, तुम लोग ऐसा सुने होगे कि अगर मदर बीमार पड़ जाती है तो बच्चा भी बीमार पड़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जनरली यही है, क्योंकि मदर बीमार पड़ी तो बीमारी वाला जो पार्ट है वो प्लासेंटा पे आएगा, और प्लासेंटा का वो गलत जो पार्ट है वो किसको मिल गया, बेबी को मिल गया। इसलिए ध्यान देना, तुम लोग सुने होगे कि जो 9 मंथ होता है फीमेल में, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उनके खान पान में बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो खा रही है अपने, लेकिन उसका कुछ पार्ट बच्चे को मिलेगा, तो वो जैसा उल्टा पुल्टा खाएगी वैसा उल्टा पुल्टा बच्चे को मिलेगा। अब इसका मुंह तो बंद है, मुंह से तो खा नहीं रहा है, ये तो सब उसके नेवल से आ रहा है, यानी नाभि से, सब उसके नाभि से जा रहा है, वो तो मुंह बंद भी नहीं कर सकता, यानी तो जाना ही है। बात समझ में आ रहा है? कुछ भी खा रही है उसकी मम्मी, जो भी चीज प्लासेंटा पे आ रहा है वो तो नेवल का, मतलब सर इसके नेवल से बॉडी में जा रहा है, एम्बिलिकल कोड से वो अंदर जा ही रहा है ना। तो ध्यान देना, ये प्लासेंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। लेकिन जैसे ही बच्चे का बॉर्न हो जाता है, जब ये बर्थ कैनाल से, वेजाइना से जब बाहर निकल जाता है, तो वो नेवल से वो कोड को काट दिया जाता है। बात अलग है कि ये जो टिश्यू होता है ना, उस बच्चे के, इस बच्चे के लिए ये टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के जमाने पे इस टिश्यू को प्रिजर्व करवाया जा रहा है। बहुत सारी फीमेल क्या कर रही हैं, बहुत सारी फीमेल जब कोई बच्चा को जन्म दे रही है, तो जन्म देने के बाद इस कोड को प्रिजर्व करवाने के लिए किसी भी, जैसे हम लोग क्या होता है ब्लड बैंक, जहां पर अपना ब्लड को डोनेट करते हैं और वहां स्टोर करके रखते हैं, जिसको जरूरत है वो वहां से ले सकता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारी फीमेल जो है, जो मदर है, वो अपना जो एम्बिलिकल कोड है ना उसको प्रिजर्व करवा रही है, ताकि मेरा बच्चा अगर भविष्य में किसी तरह का उसको बीमारी हो जाए, है ना, तो इस टिश्यू से उसको बचाया जा सकता है। ये ऐसा टिश्यू, क्योंकि इसके लिए जान पहचान वाला पूरा टिश्यू है ना, तो समझो कि इसका लाइफ लाइन वाला टिश्यू है ना। ये अगर उसके बॉडी में टिश्यूज बन नहीं रहे हैं या खराब हो गया है, तो इस टिश्यू के बोल सकते हैं देने से, या बोल सकते हैं प्लांट करने पर वो फिर से जनरेट कर सकता है। बहुत सारे इसमें टेक्निकल प्रोसेस है, लेकिन ऐसा किया जा रहा है। ऐश्वर्या राय का नाम सुने हो शायद, वो की है।
ठीक है, इसको प्रिजर्व करवाइए, कुछ लाख या रुपया लगा है और उसको प्रिजर्व करवा के रख दिए, लेकिन ये किस पे काम करेगा? उन्हीं के बच्चे पे काम करेगा। हाँ, जिसका मदर है, मतलब जिस कोड है उसी पे काम करेगा, ये डीएनए जो भी चीज है वो इसी पे काम कर रहा है ना। लेकिन हम लोग के समय पे क्या हुआ, काट फिर दिया गया, इसका कोई जरूरत नहीं है, ऐसा माना गया। लेकिन आगे देखा गया, जितना रिसर्च होता पता चला कि इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तुम लोग को बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आया? यानी जब एग यहां से यहां आया तो एक प्रोसेस हुआ जिसको क्या बोले हम लोग? ओवल्यूशन। क्या बोले हम लोग? ओवल्यूशन। बात समझ में आया? जब एग यहां आकर फर्टिलाइज हो गया, ध्यान रहे बात, जब फर्टिलाइज होगा तो यानी फर्टिलाइज एग यहां पर आएगा, और यहां पर आने के बाद वो फर्टिलाइज एग कहां जाएगा? इस जो एंडोमेट्रियम से अंदर चला जाएगा, अंदर खींच लिया जाएगा। अंदर जैसे ही अंदर खींचा जाएगा, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? इम्प्लांटेशन। क्या कहा जाएगा? इम्प्लांटेशन। और फिर यही इम्प्लांटेशन जो हुआ हुआ एग है, यही एग जो जाइगोट था, वो जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रायो। और एम्ब्रायो से क्या बनेगा? फेटस, है ना। और ये जो फेटस बना, कितना मंथ लगेगा? 9 मंथ। और ये जो टाइम होगा, ये जो टाइम होगा, इस टाइम को क्या कहेंगे? गेस्टेशन पीरियड। मैं क्यों बोल रहा हूं ये सारा? क्योंकि सारा एक नंबर पे आया, सारा एक नंबर में आया प्रोसेस। हाँ हाँ, डिफाइन करना आता ही है ये सब, इसलिए बार बार बता रहा हूं। बात समझ में आया? हाँ, तो ये अच्छा, लेकिन एक बात ध्यान देना, अच्छा ये भी पूछ सकता है कि बताओ जाइगोट कहां बनता है? तो जाइगोट हमेशा कहां बनेगा? फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनेगा कब? जब स्पर्म आ जाए। स्पर्म नहीं आएगा तो यहां जाइगोट बनेगा ही। तो खाली हाथ यहां पर, खाली हाथ यहां पर, खाली हाथ बाहर। बात समझ में आया? हाँ, अच्छा, इसी मेंस्ट्रुएशन से ही एक और टर्मिनोलॉजी स्टार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेनार्क, है ना। बहुत सारे लोग इसको मेनार्की बोलते हैं, है ना। तो मेनार्की का मतलब क्या होता है? जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, पहला कंडीशन जब स्टार्ट होगा तो कब होगा? 11 से लेकर 13 साल में फीमेल में ही स्टार्ट होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब से एग मैच्योर होना शुरू हो गया, स्टार्टिंग डेट, स्टार्टिंग होने लगी, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया। बात समझ में आ रहा है? और अच्छा, एक होता है मेनोपॉज, ठीक है। इसका मतलब जनरली बोला जाता है 50 ईयर्स। 50 ईयर्स मतलब अब एग मैच्योर होगा ही नहीं, खत्म, समय समाप्ति की घोषणा। मतलब ये ओव्यूलेशन का प्रोसेस नहीं होगा। जब ओव्यूलेशन का प्रोसेस नहीं हुआ तो इंप्लांटेशन का प्रोसेस नहीं होगा, इंप्लांटेशन का प्रोसेस नहीं हुआ तो गेस्टेशन पीरियड नहीं होगा, गेस्टेशन पीरियड नहीं हुआ तो एक बेबी फॉर्म नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? ये चीज है। तो मेनोपॉज जो होता है, देखो ये जनरली बोला गया, इसमें 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जनरली यही है। 50 ईयर्स के बाद अगर कोई फीमेल किसी बेबी को जन्म देना चाहे तो नहीं दे सकती, क्योंकि वो एग को मैच्योर कर ही पाएगी, खत्म हो गया, उसका एग ही खत्म हो गया। बात समझ में आया? और ये जो है यहां से तो स्टार्ट हो गया, मतलब बोल सकते हैं ना कि जो गर्ल है, अभी तो वो गर्ल होगी 11 से लेकर 13 ईयर्स, इसमें इसको ना वो पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, और ये पीरियड चलता रहेगा, है ना। किसी किसी में क्या हो जाता है ना, वैसे होना चाहिए 1 मंथ में, लेकिन किसी का डिस्टर्ब यानी बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण, हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण क्या होता है, 1 महीना यहां पर, 2 महीना छुट्टी, फिर तीसरा महीना। अब वो तो सोच रही कि ठीक हो रहा है, सही है, लेकिन ऐसा नहीं सही, उसके बॉडी में प्रॉब्लम हो चुका है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो इस केस में डॉक्टर से मिलना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। बात समझ में आया है? तो ये सारा प्रोसेस है किसका? ये सारा प्रोसेस था एग जब फर्टिलाइज हो जाए और एग जब फर्टिलाइज ना हो पाए। ईमानदारी से बताओ, समझ में आया? आ गया सारा? डाउट है? ठीक है। प्लासेंटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो फीमेल के कहां पर, यूट्रस वाला वॉल जो वॉल है ना, एंडोमेट्रियम वाला वॉल, वहीं पर होता है। ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये जो पार्ट होता है ना, यही रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल के वेस्ट को बढ़ाने के लिए। यही, ये जो बीच वाला पार्ट है, यही फीमेल के वेस्ट को, मतलब कमर को चौड़ा कर देता है ना। जनरली देखना फीमेल का, कौन, प्रेग्नेंट लेडी का जो देखोगे तो उसका जो कमर होगा ना वो चौड़ा होने लग जाता है। क्यों चौड़ा? क्योंकि ये जो पार्ट होता है ना वो थोड़ा लचीला होता है, क्योंकि ये फैलेगा तभी तो बच्चा इसमें क्या ले पाएगा, अपना जगह ले पाएगा, नहीं तो फिर वो जगह ही नहीं ले पाएगा। इसलिए वो एरिया को ये क्या करता है, फैलाता है, ये है ना, ये उसको एक बोलते हैं सपोर्ट दे देता है, बात समझा, फैलाता है, ये लचीलापन होता है। और ये जो होता है एंडोमेट्रियम, उसको रिसीव करने के लिए मदद करता है। बात समझ में आया? एक बार पढ़ लो, और किसी भी तरह का डाउट है तो तुरंत पूछो। अच्छा, एक बार ध्यान दीजिएगा कि जो फीमेल का जो वेजाइना होता है, ये जो पार्ट होता है, ये होता है क्या, एसिडिक। ये क्या होता है, एसिडिक। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये है होता है एसिडिक है, और जो स्पर्म होता है वो होता है बेसिक। अगर वो स्पर्म यहां आ जाए, अगर वो स्पर्म यहां आ जाए तो स्पर्म तो वैसे मर जाएगा, वो तो वहां पहुंचने, वहां क्या, वो तो यही मर जाएगा। इसलिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड, जिसका नाम है काउस्पर ग्लैंड। तुम लोग देखना, तुम लोग बुक में वहां पर लिखा होगा काउस्पर ग्लैंड। जो काउस्पर ग्लैंड है ना, वो सबसे पहले क्या करता है कि एल्कलाइन मीडियम बनाता है, पूरा एल्कलाइन मीडियम। जब यानी एक तरह समझ लो कि जो स्पर्म है ना, स्पर्म का पूरा बाहरी वाला जो लेयर है वो ना बेसिक नेचर का होता है ना, बेसिक नेचर का, जिसके कारण क्या होता है कि उसको रास्ता देने का मौका देता है। मतलब समझ लो कि राजा आ रहा है तो उसके किनारे किनारे क्या होता है, उसका सेनापति होता है ना, तो वही बात है। अगर
कॉस्पर ग्लैंड नहीं होता, मेरी बात को समझ लो, अगर कॉस्पर ग्लैंड नहीं होता तो जो स्पर्म है वो यही मर जाए, यहां तो पहुंचेगा, बाकी छोड़ दो, उतना तो कौन पहुंच पाएगा, वो यही मर जाए, क्योंकि ये पार्ट होता है वो होता है एसिडिक। इसलिए जो कॉस्पर ग्लैंड होता है वो क्या करता है, पहले ये वाले पार्ट को क्या करता जाता है, एल्कलाइन कर देता है, मतलब एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देता है, बेसिक में। और बेस होगा तभी जाकर जो स्पर्म है वो इस प्लेस से या इस प्लेस तक या इस प्लेस से इस प्लेस तक पहुंच पाएगा। तो ये कॉस्पर ग्लैंड का काम होता है। बात समझ में आया? चैप्टर कंप्लीट है, ये टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है।